हेलो बच्चों। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करेंगे नाभिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए ये एक प्रश्न है, प्रश्न और उत्तर, डेरिवेशन कोई नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम सब लोग ये जानेंगे कि कैसे सूर्य और तारों में लगातार ऊर्जा बन रही है। कोई कारण है, वो कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं ये सभी चीजें जानेंगे। और इस वीडियो में हम सब लोग प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन साइकिल क्या होते हैं ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। पिछला वीडियो जो आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, वो इसी नाभिक का ही न्यूमेरिकल था और उससे 5 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। या 5 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा, वो फिक्स है, आएगा जरूर। अब वो क्वेश्चन, वो जो न्यूमेरिकल है वो इस क्वेश्चन के साथ भी आ सकता है या इससे इसी चैप्टर से संबंधित किसी अन्य क्वेश्चन के साथ वो आ सकता है। और वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो सभी चीज हम सब लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मतलब इस वीडियो में ये है, फिर आने वाले वीडियोस में भी हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है नाभिक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हमको सूर्य और तारों में ऊर्जा कैसे बनती है तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पर जानेंगे ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले चीज हम जानेंगे कि ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती है, फिर उसके बाद हम सब लोग कुछ कार्बन कार्बन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ये सभी चीजें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो हम ये जानते हैं कि जो नाभिकीय संलयन होता है वो होता क्या है, जब छोटे छोटे नाभिक, याद रखिए बहुत ही हल्के हल्के नाभिक एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो उनके जुड़ने से एक बड़ा नाभिक बनता है। और ये जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। यानी छोटे छोटे नाभिकों का मिल करके कोई बड़ा नाभिक बना लेना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। हम न्यूट्रॉन डालेंगे नाभिक पर, वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो होगा क्या कि वो प्रक्रिया जो होगी वो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उसमें दो अभिक्रिया होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। वो चीजें हमने पढ़ा दिया चैप्टर में। बस ये चीज यहां पर समझिए कि अगर नाभिकीय संलयन हुआ, एक समझने की बात है कि नाभिकीय संलयन हुआ तो छोटे छोटे नाभिक, पहला चीज नाभिक पर होता है धनावेश, एक अगला नाभिक आ जाए। हमने मान लिया एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन नाभिक, हाइड्रोजन नाभिक सबसे छोटा नाभिक है, अगला भी हाइड्रोजन नाभिक है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नाभिक इस पर भी धनावेश, इस वाले नाभिक पर धनावेश, धनावेश धनावेश से एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे नहीं, वो तो होते हैं प्रतिकर्षित। तो ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि वे सभी हो जाते हैं आकर्षित। ठीक है, ठीक। तो उसी से रिलेटेड है ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो छोटे छोटे नाभिक जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, यही चीज हमने बताया था। एक नाभिक को दूसरे नाभिक में प्रवेश करने के लिए इतनी पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए कि निर्वहन प्रतिकर्षण बल को पार कर सके। भाई प्रतिकर्षण बल लग रहा है, भाई बहुत बड़ा बल नहीं होता विद्युत बल, छोटा ही बल होता है, लेकिन वो प्रतिकर्षण बल का सामना भी तो करना पड़ेगा तभी तो वो आपस में जुड़ेंगे। तो ऊर्जा बाहर से हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बाहर से हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, उससे उससे होगा क्या, उसको मिलेगी ऊर्जा, ऊर्जा मिलेगी तो वो प्रतिकर्षण बल को सामना कर पाएंगे और आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक, और दाब भी अधिक होना चाहिए, दबाव बढ़ाएंगे तभी तो वो मिलेंगे। ठीक, फिर आगे ताकि नाभिक एक दूसरे के संपर्क में आ सके। ये क्रियाएं उच्च ताप तथा उच्च दाब पर होती है। तो ये क्रिया तभी हो सकती है जब आपके पास उच्च ताप और उच्च दाब होगा। क्लियर है बात, इसलिए इन्हें ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एवं पर्याप्त ऊर्जा ताप नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। वो ऊर्जा जो छोटे छोटे नाभिकों को आपस में मिला दे वही कहलाती है आपकी ताप नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य तथा तारों में, नोट में ये चीज लिखा, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन ताप नाभिकीय क्रियाओं द्वारा
हो रहा है। पृथ्वी पर इतना उच्च ताप बनाए रखना संभव नहीं है जितना सूर्य और तारों पर है। ये मत समझिए कि सूर्य पर ताप ना उच्च ताप और उच्च दाब तुरंत ही आ गया। ये करोड़ों खरबों वर्ष लगे उच्च ताप और उच्च दाब पाने के लिए। समझ में आ रही बात? करोड़ों वर्ष लगे, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अब वो कितना ज्यादा सत्य है आप गूगल कर लेना बस, ठीक है। तो पृथ्वी पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है नहीं, बहुत पहले टेम्परेचर था पृथ्वी। अब जो है अंदर से ही मात्र पृथ्वी गर्म है, बाहर से गर्म नहीं रही, नहीं तो हम सब लोग यहाँ जीवन यापन नहीं कर पाते। तो सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन ताप नाभिकीय क्रिया द्वारा हो रहा है। ताप नाभिकीय क्रिया क्या होती है हमने बता दिया। पृथ्वी पर इतना उच्च ताप बनाए रखना संभव नहीं है, इसलिए अभी तक पृथ्वी पर ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं संपन्न करना असंभव है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर ये ताप नाभिकीय क्रिया क्यों नहीं होती, पृथ्वी पर ये नाभिकीय संलयन क्यों नहीं होता। तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया यानी यहाँ पर ताप इतना ज्यादा है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ ताप नाभिकीय अभिक्रिया होगी नहीं ताप नाभिकीय अभिक्रिया, तो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलेंगे नहीं तो नाभिकीय संलयन नहीं होगा, और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से ज्यादा उत्पन्न होती है। प्रति न्यूक्लियन जो होती है उसकी ऊर्जा वो ज्यादा होती है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि इनकी बंधन ऊर्जा जो है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो बढ़ सके, वो ये स्थायी हो सके। हर एक लोग स्थायी होना चाहते हैं, तो ये स्थायी हो सके। छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिक में मिलेंगे तो ये स्थायी होंगे, और बड़ा नाभिक टूट करके छोटे नाभिकों में आता है ताकि वो भी स्थायी हो जाए, ठीक है। वो चीज हमने बंधन ऊर्जा में बताया भी था, बंधन ऊर्जा का। आ गया हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्री बोर्ड एग्जाम में ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में भी सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बन रही है, समीकरण देकर समझाइए। ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर ही क्यों होती है? उच्च ताप नहीं होगा तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया ही नहीं होगी, तो ये क्रिया कैसे होगी? यानी छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलेंगे नहीं, नाभिकीय संलयन नहीं होगा। ऐसे नहीं छोटे नाभिक आपस में मिल जाएंगे, वहां प्रतिकर्षण बल का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया, सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण प्रक्रिया है। ये तुरंत नहीं होती कि एक हाइड्रोजन इधर नाभिक आया, एक हाइड्रोजन नाभिक यहाँ आया और दोनों आपस में मिल करके बड़ा नाभिक हीलियम बना दे, ऐसे नहीं होता है। ये कई इसके पैटर्न में कई इसके स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। समझ में आई बात? और ये लगातार चलती रहती है। लगातार कैसे चलती है वो आगे रिएक्शन में हम देखेंगे। तो कई चरणों में कंप्लीट होती है अभिक्रिया नाभिकीय संलयन, ठीक। सूर्य में लगभग 90% हाइड्रोजन व हीलियम है, ये चीज याद रखिए। सूर्य में 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम है, यानी छोटे नाभिक, बाकी 10% में अदर नाभिक है। सूर्य का आंतरिक ताप, यहां सूर्य का है, इसको हटा, हाँ, सूर्य का आंतरिक तापमान 20 गुणा 10⁻⁷ केल्विन तथा बाह्य तापमान लगभग 6900 केल्विन है। सोचो अंदर का जो ताप है, सूर्य के अंदर का जो ताप, जैसे पृथ्वी के अंदर का ताप ज्यादा है और बाहरी सतह का ताप कम है, वैसे इसमें भी है। सूर्य के आंतरिक हिस्सों का जो तापमान होता है वो 20 गुणा 10⁻⁷ केल्विन, लगभग 200 मिलियन केल्विन होता है। 200 मिलियन केल्विन, सोचो कितना बड़ा ताप हुआ। तथा बाह्य ताप लगभग 6900 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ है नहीं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। ये मत समझिए कोई डेरिवेशन है तो उस कॉन्सेप्ट पर होगा, नहीं, ये ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। हम ये चीज जानते हैं, अगर किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो भागेगा। एक आदमी बैठा हुआ जलती हुई अगरबत्ती उसको छुला स्पर्श करा दो, टच करा दो, क्या वो बैठा रहेगा? वो भागेगा। यही चीज होता है यहाँ परमाणुओं में, कि जो परमाणु होते हैं वो गर्म होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, परमाणु तो है ही है, हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे परमाणु है, अगर इनको गर्म करेंगे तो इनसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे। समझ में आई बात? आप एक लोहे के टुकड़े को खूब ज्यादा गर्म कीजिए, देखिए वो बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक अलग होने लगते हैं, अलग होंगे तो वो अस्थायी हो जाएगा।
समझ में आई बात? तो वो ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो भागेगा। एक आदमी जो बहुत उधार लिए है, क्या वो बाहर निकल सकता है? वो एक जगह स्थायी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको रुपया दे दिया जाए बहुत सारा, क्या वो एक जगह रुक जाएगा? नहीं, वो अस्थायी हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, दौड़ेगा इधर उधर इधर उधर। जिसके पास ज्यादा रुपया होता है, समझ में आएगा? जिसके पास कम होता है वो स्थायी हो जाता है। तो जिसकी ऊर्जा कम होती है वो स्थायी, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो अस्थायी। याद रखिए ये पैटर्न। उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं 100% में, ज्यादातर 90% में हीलियम हाइड्रोजन है, के परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, गर्म गर्म करेंगे तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही चीज है, इलेक्ट्रॉन तीन तरीकों से अलग कर सकते हैं। पहला गर्म करके, दूसरा सूर्य का प्रकाश डाल करके, और तीसरा वैद्युत क्षेत्र, यानी ऊपर धनावेश से नीचे ऋणावेश से प्लेट लगा करके। ठीक है, सभी परमाणु प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था मतलब होता है आयनिक अवस्था, आयन बन जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन अलग चले गए, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, और नाभिक अलग। भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा इसके पास क्या? धनावेश। तो एक जगह धनावेश और एक जगह ऋणावेश, यानी आयनित हो जाएगा परमाणु। तो इसी का मतलब होता है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं तथा अत्यधिक ताप होने के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, इलेक्ट्रॉन हो गए अलग। अब हाइड्रोजन, उसके पास बचा क्या? नाभिक। और वो नाभिक धीरे 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 धीरे, हाइड्रोजन के जितने भी नाभिक हुए, ये धीरे 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 किस में बदलेंगे? हीलियम में बदलेंगे, यानी आपस में मिलेंगे। सोचो कितना ज्यादा ताप है, ताप इतना ज्यादा है, ताप ज्यादा है तो क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे, चिपकने का प्रयास करेंगे। समझ में आएगा? जैसे चीनी को गर्म करो पानी में डाल करके, तो क्या हो जाएंगे? आपस में मिल करके मिक्स हो जाती है वाटर में। सेम वही चीज यहाँ पर होता है। तब अपार ऊर्जा मुक्त होती है। संलयन से उत्पन्न ऊर्जा ही ना सूर्य की ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा, और ऐसे ही आप तारों की ऊर्जा भी देख सकते हैं, जैसे हमने सूर्य के लिए निकाला। ठीक, अतः सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन ईंधन है। हाइड्रोजन के कारण ही तो ये ऊर्जा उत्पन्न हुई। हाइड्रोजन के जुड़ने से ही, हाइड्रोजन के नाभिक के जुड़ने से ही हीलियम का नाभिक बना, तभी ऊर्जा मुक्त हुई। तो यहाँ ईंधन का कार्य कौन कर रहा? हाइड्रोजन। यानी सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाभिक। क्लियर बात? तो पहले उसको आयनित करना है, आयनित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, नाभिक अलग हो जाएंगे, और वो जो नाभिक आए हाइड्रोजन के, वो आपस में उच्च ताप पर मिलेंगे। ताप ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा होगा, उच्च ताप पर मिलेंगे। ये चीज बताया था किसने? आपने बायल का नियम पढ़ा होगा। अगर तापमान ज्यादा है तो दाब बढ़ जाता है, तो तापमान ज्यादा है तो दबाव बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा तो आपस में मिल जाएंगे, जिससे भारी नाभिक बन जाएगा हाइड्रोजन की अपेक्षा। ठीक, यही चीज हुआ है। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन, कैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है? तो इसके लिए दो चीजें होती है, पहला कार्बन साइकिल और दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो कार्बन साइकिल क्या होता है? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में सीधे न संलयित होकर कई ताप नाभिकीय क्रियाओं द्वारा होता है। तो हमने ये बताया था, ये बहुचरण अभिक्रिया है, ये तुरंत नहीं होगा, कई सारे बीच में भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो चीजें होती है, वही चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बन साइकिल में। इसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक का कार्य जो किसी अभिक्रिया को कंप्लीट करता है, यही तो उत्प्रेरक का कार्य होता है। उसके वेग को बढ़ाता है, उसके वेग को घटाता है, ये होता है उत्प्रेरक। इसलिए कार्बन साइकिल कहते हैं। ठीक, कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को हम कार्बन साइकिल कहते हैं। अब जो हमारा हाइड्रोजन का नाभिक है वो कौन है? प्रोटियम हमने लिया। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। समस्थानिक मतलब नाभिक, ये वे नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती है। तो नाभिक रहते हैं, नाभिक मतलब इनमें एक ही प्रोटॉन होता है, बस न्यूट्रॉन्स के नंबर बदल जाते हैं, समस्थानिक समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। तो ये हमारा प्रोटियम। प्रोटियम यहाँ कार्बन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटियम कार्बन के संपर्क में आएगा तो ये नाइट्रोजन बनाएगा। ये चीज हमने पढ़ा भी है, जब चैप्टर शुरुआत की थी नाभिक की संरचना, तो वहां पर हमने ये चीज पढ़ा भी था, उल्टा बस पढ़ा था, ये चीज याद रखिए। नाइट्रोजन से प्रोटियम
कैसे बना, प्रोटॉन कैसे बना, या कहने का मतलब है कृत्रिम विधि द्वारा प्रोटॉन का बनना रदरफोर्ड ने कैसे बनाया था, ये इसकी उल्टी अभिक्रिया हमने पढ़ा था। साथ ही साथ यहाँ एक गामा फोटॉन और कुछ ऊर्जा भी निकलती है। तो उत्प्रेरक जो कार्बन है ये प्रोटियम के संपर्क में आएगा तो इस हाइड्रोजन को, प्रोटियम मतलब प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के नाइट्रोजन बनाते हैं। 6 और 1 7, और 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, और 12 और 1 13, तो 7n 13, और साथ ही साथ एक गामा फोटॉन, एक गामा फोटॉन हम जानते हैं ऊर्जा कितनी होती है गामा फोटॉन की, h न्यू होती है ना, तो ऊर्जा गामा फोटॉन के रूप में और कुछ ऊर्जा ताप के रूप में भी मतलब निकलती है, उत्सर्जित होती है। फिर आगे क्या होता है, ये जो आपका नाइट्रोजन बना 7n13, ये फिर से कार्बन में टूटेगा, और कार्बन में टूटेगा कहने का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर तापमान तो ही है, तो इसमें क्या होगा, तापमान के संपर्क में जैसे ये आएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो इसका मतलब, और साथ ही साथ कुछ नाभिक भी अलग हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन अलग हुए तो कुछ नाभिक भी अलग हुआ, प्लाज्मा अवस्था आई, तो उससे फिर से क्या बना आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया को कंप्लीट कराता है, वो बस सम्मिलित होता है, बाद में फिर से निकल जाएगा। तो यहां पर कार्बन केवल हाइड्रोजन में मिला नाइट्रोजन बनाने के लिए, अब ये फिर से निकल जाएगा नाइट्रोजन से, क्योंकि अब नाइट्रोजन बन चुका है, अब ये फिर से निकल जाएगा। कार्बन जैसे ही निकलेगा यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूक्लिनो निकलेगा, ये न्यूक्लिनो होता है, न्यू जो होता है उसको न्यूक्लिनो कहते हैं, समझ में आएगा। एक कण होता है, मूल कण होते हैं ये सभी, वैसे एक कण होते हैं, मूल कण तो 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम क्षय नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां फिर से ये कार्बन जो हमारा हमने लिया था वो बाहर निकाला, अब जो बच रहा है कौन बच रहा है, ऊपर 13 था, यहां 13, यहां 13, कार्बन कितना होता है परमाणु क्रमांक 6, यहां 7 है, तो 0 बीटा 1 बीटा 0 जो होता है वो पॉजिट्रॉन और न्यूक्लियो बना। अब ये फिर से जो हमारा प्रोटियम था वो फिर से 6c12 के संपर्क में आएगा। भाई ये इतना काम हुआ, फिर से कार्बन अपना चला गया, जो आया था कार्बन यूज में आया था वो अपना फिर से चला गया बाहर, थोड़ा सा भारी होकर के गया बस, ठीक। अब फिर से वो कार्बन आएगा प्रोटॉन से, तो फिर से नाइट्रोजन, गामा फोटॉन और ऊर्जा निकलेगी। यही मतलब ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, ये क्यों एक नाभिक के लिए हमने दिखाया था, वो ऐसे कितने नाभिक होंगे, अगले नाभिक के लिए भी यही प्रोसेस होगा। फिर जो आपका नाइट्रोजन बना वो प्रोटॉन के संपर्क में आएगा, यानी हाइड्रोजन के संपर्क में आएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन बनेगा। यानी ऐसे ही छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिक बनाएंगे, छोटे छोटे नाभिक बड़ा नाभिक बनाएंगे। नाम की संलयन एक होता है 8O15, 14 1 15 और 7 और 1 8, वो होता है 8O15, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक होता है। फिर गामा फोटॉन और ऊर्जा, जितनी बार नाभिकीय संलयन होगा गामा फोटॉन ऊर्जा निकलेगी। फिर से अब इसको तोड़ा जाएगा नाइट्रोजन में, इसको तोड़ा जाएगा नाइट्रोजन में, और फिर जो नाइट्रोजन आया वो फिर से हाइड्रोजन में आएगा। समझिए ये पैटर्न कैसे चल रहा है, ठीक। फिर 6c12 आया, फिर 6c12 आया हाइड्रोजन नाइट्रोजन में, और यहां पर बन गया हीलियम, ठीक है। आप जो O आया था वो फिर से सेम जो कार्बन के नाइट्रोजन के साथ हुआ वही ऑक्सीजन के साथ होगा। यहां पर क्या बना था नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन से फिर से क्या बना कार्बन, टूटा, फिर क्या बना कार्बन, फिर से नाइट्रोजन, अब वो नाइट्रोजन प्रोटॉन के संपर्क में आएगा। याद रखिए ये जो नाइट्रोजन बना है अगले वाले के साथ, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ होता है। तो ये अन्य जो नाभिक है ये भी क्रिया करते हैं, अगले वाले नाभिक कोई और क्रिया करते हैं, वो उससे क्रिया करेगा वो उससे क्रिया करेगा। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, आप चाहे ये इतनी भारी भरकम रिएक्शन याद करो और चाहे ये रिएक्शन याद कर लो, काम खत्म। कि 4 प्रोटॉन जो होते हैं प्रोटियम में 1H1 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 1H1, आप इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहां से बनेगा क्या 2He4, पहला हीलियम, हाइड्रोजन आपस में छोटे छोटे नाभिक हाइड्रोजन के मिलकर के हीलियम का नाभिक बना दिया। 2 1 बीटा 0, ये 1 बीटा 0 1 बीटा 0 2 1 बीटा 0 बना, एक न्यूक्लियो, दो न्यूक्लिनो,
गामा फोटॉन कितने हैं, एक दो और एक पीछे वाला, 3 गामा फोटॉन और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई। ये ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा है, समझ में आएगा, E/A प्रति न्यूक्लियन। तो आप चाहे इतना भारी भरकम याद करिए, आप चाहे ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। बहुचरण में होती तो हमने ये लिखा है। तो सबसे आसान क्या है, 4 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, तो यहां पर समझिए 2 एकम 2 और 2 4, 1 2 3 4। अब यहां पर देखो 1 2 3 4, 4 यहां पर हो गए। अब 2 न्यूक्लिनो, 2 गामा फोटॉन और 26 बस आपको ये याद रखनी है कि एक संलयन में, एक नाभिकीय संलयन में एक हीलियम बनाने में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब हम प्रोटॉन प्रोटॉन लेंगे, अभी प्रोटॉन को कार्बन के साथ दिया था, अब प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ लेंगे। इस साइकिल के अनुसार हाइड्रोजन कई अपक्रियाओं द्वारा He में यानी हीलियम में संलयित हो जाता है, मिल जाता है, बदल जाता है। तो ये 2 प्रोटॉन हुए, ये आपस में मिल करके बनाएंगे ड्यूट्रियम, प्रोटियम ड्यूट्रियम 1s2 और साथ ही साथ 1 बीटा 0 और न्यूक्लिनो और कुछ ऊर्जा निकलेगी। फिर से ये जो आया है, ये जो ड्यूट्रियम आया, ये अगले वाले जो अन्य जो आपके हाइड्रोजन है, परमाणु हाइड्रोजन नाभिक है, उसके संपर्क में आएगा तो ट्राइट्रियम बनाएगा 2He3 और कुछ ऊर्जा और गामा फोटॉन की बाहर निकलेगा। ठीक है, कम ऊर्जा है तो न्यूक्लिनो, ज्यादा ऊर्जा है तो गामा फोटॉन रखेंगे। अब ये फिर से हीलियम के संपर्क में आएगा। भाई वहां पर प्रोटॉन तो है ही है, साथ ही साथ अब समझिए ये 2He3 बना, सॉरी माफ कीजिए, यहां हमने 1s3 बता दिया था, ये 2He3 बना। तो ये 2He3 जो अगले वाले नाभिक है, यहां से समझिए ये हाइड्रोजन मिलकर के थोड़ा बड़ा नाभिक बना, वो अगला बड़ा नाभिक अगले वाले हाइड्रोजन के नाभिक से मिलेगा, अगले वाले से मिलेगा तो वहां पर बना हीलियम। अब हीलियम छोटे छोटे जो हीलियम, भाई 90% है हाइड्रोजन हीलियम, तो ये जो हीलियम है, ये हीलियम छोटे छोटे आपस में मिलकर के एक बड़ा हीलियम का नाभिक बनाएंगे जिसमें 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें कितने थे, केवल 3 थे, और साथ ही साथ 1H1 मिला, 1H1 यही फिर से प्रक्रिया होगी, फिर 1H1 आएगा, ये क्रिया, ये क्रिया फिर से यही 1H1 वापस लौट करके फिर से यही क्रिया करेंगे। तो ये क्रिया इतने टर्म्स में 3 चरण में पूर्ण होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये लास्ट में प्रोटॉन भी निकलेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती है। तो आप चाहे तो ऐसे बना दीजिए, 4 प्रोटॉन लेना, एक 1H1, ठीक है, ये 4 प्रोटॉन आपस में जब मिलेंगे तो 2He4 मतलब हीलियम बनाएंगे, ठीक, और दूसरा 1 बीटा 0। अब ये पूरी संतुलित कराई गई है, 2 से गुणा करा करके, तो यहाँ 2 बीटा 0 हो गया, ऊपर 2 से गुणा कराया गया था ना, और 2 यहाँ पर न्यूक्लिनो और एक जो गामा फोटॉन ऊपर वाले में 1 2 से क्रिया कराई गई है। तो एक गामा फोटॉन, 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूक्लियन और एक गामा फोटॉन, ये इतनी चीजें मिलेंगी। इसमें आप 2 से क्रिया कराना है, फिर जोड़ना है आप लोगों को, फिर जो चीजें आई है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में, कुछ बचेगा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो 1H1 ये प्रोटॉन छोटे छोटे आपस में मिलेंगे यानी हाइड्रोजन मिलेंगे, तो एक भारी नाभिक यानी हीलियम बनाएंगे। 2 1 बीटा 0 और 2 न्यूक्लिनो और साथ ही साथ एक गामा फोटॉन और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसमें भी 26.7 थी, इसमें भी। तो आप दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा ना, कि ये संलयन पूछेगा तो आपको अवक्रिया लिखनी ही पड़ेगी। आप चाहे ये लिखिए चाहे पीछे वाली लिखिए, आपको लिखनी ही पड़ेगी। समझ में आई बात? अब युग्म उत्पादन क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग देखेंगे। ये थे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो यहाँ पर हमने लिया था वही फिर से लास्ट में बन रहा है, तो ये फिर से यही चीज बनाएगा, फिर से यही चीज बनाएगा, ये लगातार चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होगी, वो लगातार नहीं चलेगी, उसमें खत्म होते रहेंगे। समझ में आएगा? इसमें कोई नहीं बन रहा। ये थे हमारे सूर्य में कैसे ऊर्जा बनती है, क्या कारण आया। अगर आप एकेडमिक की बात करेंगे तो आपको इतना ही जानकारी रहना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी है बहुत सारी चीजें, आप इसके बारे में जितना भी पढ़ेंगे वो बहुत कम है। ठीक है,
तो एकदम विस्तार सविस्तार आप जानेंगे तो वो बोर्ड से अलग हो जाएगा ना टॉपिक। हमको पढ़ना बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक, तो हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम या कोई सामान्य ज्ञान का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी मानसिकता या बुद्धि का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि भैया इतना इतना आता है इससे रिलेटेड। जो हमारा बोर्ड है हम वो चीज आपको बताएं, ये इतना करके आना है, आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। बस ये चीज याद रखिए कि लास्ट वाली रिएक्शन याद रखिए, ऊपर कुछ भी हो रहा है आपसे कोई लेना देना नहीं, आप यही लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिलेंगे।